बट मैं पूरा आज समराइज़ कर दूंगा कि बेसिकली क्लाइंट हंटिंग के जो मेथड्स हैं वो मेथड्स मैं आपको बता दूंगा कि उन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह अपनी ज़ीरो से किचन इनकम और किचन इनकम से आगे अपनी एक वेल्दी इनकम, एक अच्छी इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, जितने भी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं जो हज़ारों और लाखों डॉलर पर मंथ कमाते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो लोअर लेवल अपर लेवल जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ इन्हीं 4 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को वो फॉलो करते हैं। यही 4 मेन हमारे पास क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स हैं, जिससे पूरी की पूरी एजेंसी भी इनमें से इन्हीं ही मेथड्स के ऊपर वर्क कर रही होती है। ये बेसिकली ऑफर क्रिएशन का भी एक मेथड है कि आप किसी को भी पिच करने जाते हो तो आप जो चीज़ करना चाहते हो उससे क्या होगा और कितने दिनों में होगा, ये 3 चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर दें। यही आपकी एक इर्रेजिस्टिबल ऑफ़र होती है, इसी को इर्रेजिस्टिबल ऑफ़र कहते हैं। तो अगर आप ये टेक्निक्स सीखेंगे कि आपको कोल्ड कॉलिंग के अंदर क्या क्या टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसको ऐसा शुरू से ऐसे शुरू कर देंगे। जब तक आपको कोल्ड कॉलिंग की टेक्निक्स का पता नहीं होगा तो आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएंगे। लोगों को फाइवर, अपवर्क के बारे में बताया जाता है। ज़्यादातर अभी भी मैं समझता हूँ मोर देन 60% कम्युनिटी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हमारी, उनसे अगर आप पूछे ना कि आप क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं फाइवर करता हूँ। फाइवर क्या करते हो, फाइवर क्या होता है, फाइवर क्या करना कहलाता है यार। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे, मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए। इससे पहले हम एक और टॉपिक रख रहे हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर या कम्युनिकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रोड मैप सीरीज़ की आज हमारी तीसरी वीडियो है और इसके अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो हमारे कम्युनिटी के अंदर जो हमने पोल क्रिएट किया था उसी के हिसाब से जो तीसरा टॉपिक हमारा बनता है, मैं स्किल में एक्सपर्ट हूँ लेकिन क्लाइंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही है, मैं स्किल में एक्सपर्ट हूँ लेकिन क्लाइंट्स नहीं हैं। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे, बट इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहली 2 वीडियोस के अंदर कि मेरे पास सबसे पहले तो स्किल नहीं है, स्किल कैसे चूज़ करें उसके ऊपर बात की थी, और स्किल सीखते वक्त हमें किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए उसके ऊपर भी बात की थी। और उसके बाद आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड टॉपिक है जो हमारा क्लाइंट हंटिंग ही बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। क्लाइंट हंटिंग बेसिकली हमारे पास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक कह सकता हूँ, और एक वास्ट जो है ना मटेरियल कह सकता हूँ। इसके ऊपर बात करने के ऊपर आए तो पता नहीं कितने घंटों लग जाएंगे, बट मैं पूरा आज समराइज़ कर दूंगा कि बेसिकली क्लाइंट हंटिंग के जो मेथड्स हैं वो मेथड्स मैं आपको बता दूंगा कि उन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह अपनी ज़ीरो से किचन इनकम और किचन इनकम से आगे अपनी एक वेल्दी इनकम, एक अच्छी इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्लाइंट हंटिंग्स हैं। जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, जितने भी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं जो हज़ारों और लाखों डॉलर पर मंथ कमाते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो लोअर लेवल अपर लेवल जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ इन्हीं 4 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को वो फॉलो करते हैं, और या एक को करते हैं या 3 करते हैं, 2 करते हैं, जितने भी हैं वो इन्हीं में से ही होता है, इससे हटकर और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 मेथड कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है आउटरीच। अब आउटरीच क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। यही 4 मेन हमारे पास क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स हैं, जिससे पूरी की पूरी एजेंसी भी इनमें से इन्हीं ही मेथड्स के ऊपर वर्क कर रही होती है, और इवन के सिंगल फ्रीलांसर भी इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और जो छोटी मोटी टीम्स बना के घर बैठ के काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो भी इन्हीं ही 4 मेथड्स को फॉलो करके ही जो है अपने क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आउटरीच। बेसिकली आउटरीच होती क्या है, आउटरीच कहते हैं कि आपका कोई क्लाइंट है,
उसकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर, और उसको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसको वो सर्विस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ डिज़ाइनिंग की, आपने किसी की प्रोफाइल विज़िट की, उसकी जो पोस्ट के डिज़ाइन थे वो अच्छे नहीं थे और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप उसके पास जाएंगे और उसको मैसेज करेंगे मैं इम्प्रूव करके दे सकता हूँ। ये मेथड क्या कहलाता है? आउटरीच कहलाता है, कि आप खुद किसी क्लाइंट को देखते हो इंटरनेट के ऊपर और फिर उसी के पास जाते हो और उसको बताते हो, उसको सजेशन देते हो, उसको बेसिकली पिच करते हो कि आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आउटरीच के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, इसके अंदर डीएम्स भी हैं और ईमेल भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेथड मैं ऐड करना भूल गया, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वो है हमारे पास कोल्ड कॉल्स। ठीक है, अब कोल्ड कॉल्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले है डीएम्स। अब डीएम्स क्या होते हैं? डायरेक्ट मैसेजेस इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पर्सन को फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद आप डायरेक्ट आपने उसको फॉलो किया, कनेक्ट किया, और या फिर उसको जो है कमेंट से ही आपने उसको गाइड किया, या फिर आप डायरेक्ट उसके मैसेज के अंदर चले गए और मैसेज जाके आपने मैसेज किया कि जो है ना आपका जो ये डिज़ाइन है या आपकी जो वीडियोस हैं इसके अंदर ये एडिटिंग होनी चाहिए, या आपकी जो मार्केटिंग है इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा। और ये बेसिकली ऑफ़र क्रिएशन का भी एक मेथड है कि आप किसी को भी पिच करने जाते हो तो आप जो चीज़ करना चाहते हो उससे क्या होगा और कितने दिनों में होगा, ये तीन चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर दें। क्या कि आप जो चीज़ करोगे, जो एक्शन आप लोगे, जो डिज़ाइन आप बनाओगे, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, या जो वीडियो एडिट आप करोगे, उससे क्या होगा, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा बताओ। फ़ायदा बताने के बाद कितने टाइम पीरियड में होगा वो फ़ायदा, उसको वो बताओ। जब आप ये तीन चीज़ें एक साथ बताते हो तो यही आपकी एक इर्रेजिस्टिबल ऑफ़र होती है। इसी को इर्रेजिस्टिबल ऑफ़र कहते हैं। जब आप ये पिच करते हो तो यहाँ से आपका क्लाइंट क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब डीएम्स हों तो डीएम्स के अंदर भी हैं, कोल्ड डीएम्स भी होते हैं और पर्सनलाइज्ड डीएम्स भी होते हैं। अब कोल्ड डीएम्स और पर्सनलाइज्ड डीएम्स के अंदर फ़र्क क्या है? कोल्ड डीएम और पर्सनलाइज्ड डीएम के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये है कि कोल्ड डीएम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए एक मैसेज बना दिया, मेरा नाम वकास है, मैं मेटा एड्स की सर्विसेज देता हूँ, मैं ई कॉमर्स के ही क्लाइंट फाइंड करता हूँ, मैं ई कॉमर्स वालों को ही सर्विस देता हूँ, और मेरे जो है ना मैंने इतने रिजल्ट जनरेट किए हुए हैं, और दैट्स इट। अगर आपको भी चाहिए तो अभी रिप्लाई बैक करो, दैट्स इट। ये मेरा कोल्ड डीएम है, मेरा कोल्ड मैसेज है, जिसके अंदर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मेरा काम ये है, मैंने ये रिज़ल्ट जनरेट किया, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, अगर आपको चाहें तो मुझे रिस्पॉन्स बैक करें। ये कहते हैं कोल्ड डीएम। इस तरह के मैसेज आप 1000 बंदों को एक साथ बेच भी सकते हो। उसके बाद आते हैं पर्सनलाइज्ड डीएम्स। पर्सनलाइज्ड डीएम क्या होते हैं? आप उस पर्सन को ही टैग कर रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन का नाम जिम्मी है, ठीक है, आप कहते हो जिम्मी, मैंने आपके बिजनेस के अंदर ये चीज़ नोटिस की है, इसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो डाउन है, इसको अगर हम इस तरह कर लें तो ये इम्प्रूव हो जाएंगे। आप उसको अपनी ऑफ़र पिच कर रहे हो, आप उसको अपना मेथड बता रहे हो। इससे क्या होगा? सबसे पहले जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, आप उसके नेम से उसको पुकार रहे हो, सबसे पहले तो यही बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। उसके बाद है आप उसी के बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम है उसी को आइडेंटिफाई करके उसी को उसका सल्यूशन बता रहे हो, ये भी पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। इससे उसको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के चांसेस नज़र आती हैं, जिससे क्या होता है वो इसको सीरियस लेता है और रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, ये जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है, इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे, बट आप क्वालिटी के ऊपर जो है ना अप्रोच कर रहे हो, तो और इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड भी यही करूँगा, कोल्ड डीएम्स की बजाय आप पर्सनलाइज्ड डीएम्स की तरफ जाएं। सेम इसी तरह आगे है आपके पास ईमेल, और इसके अंदर भी कोल्ड ईमेल्स और पर्सनलाइज्ड ईमेल, इसका फ़र्क यही है। कोल्ड ईमेल के आप अपनी एक ईमेल टाइप करते हो, उसके अंदर आप अपने बारे में सारा कुछ लिखते हो और 1000 ईमेल्स के ऊपर आप वो सेंड कर देते हो। 10,000 बिजनेसेस को अपनी ईमेल कर दी।
उसमें से शायद 2-4 लोगों का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ज़्यादातर नहीं आएगा। बट अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल करते हो, दिन के अंदर अगर आप 1000 नहीं, आप 15 ईमेल करते हो, आप 20 ईमेल करते हो, ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसी में से 2-4 लोगों का रिस्पांस आ जाएगा। आप इसको अगर आप लेके चलो तो इसमें आप ज़्यादा अच्छा रिस्पांस लेके चल सकते हो। बट इसमें भी सेम वही है कि आपने उस बिजनेस को स्टडी करना है, उसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो सोल्यूशन है वो भी समराइज़ करके आपको देना होता है। उसके बाद फिर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद फिर आप मज़ीद मीटिंग्स करते हो। मीटिंग्स करने के बाद आपके चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं क्लाइंट क्लोज होने के, ठीक है। उसके बाद एक कोल्ड कॉल। अब कोल्ड कॉल के अंदर क्या होता है, आपने एक बिज़नेस देखा, बिज़नेस के अंदर आपने वो कमी देखी, वो जो है ना वो चीज़ देखी जो आप जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। आपने उस पर्सन का नंबर लिया और उसको फ़ौरन कॉल की, ठीक है। कॉल करने के बाद आपने उसके बाद वैसे काफ़ी अप्रोच हैं कोल्ड कॉलिंग के अंदर। तो अगर आप ये टेक्निक्स सीखेंगे कि आपको कोल्ड कॉलिंग के अंदर क्या क्या टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसको ऐसा शुरू से ऐसे शुरू कर देंगे, जब तक आपको कोल्ड कॉलिंग की टेक्निक्स का पता नहीं होगा तो आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आप करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने अपनी टेक्निक्स के मुताबिक आपने उस बिज़नेस को अप्रोच किया, उसको कॉल की, कॉल करने के बाद आपकी बाद में मीटिंग्स भी हुई, मज़ीद कॉल्स भी हुई। आप इस तरह भी क्लाइंट्स क्लोज करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है कोल्ड कॉलिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इससे जो है ना लोग ज़्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं कोल्ड कॉलिंग से, ठीक है। बाकी कोल्ड डीएम्स ये ज़्यादातर वो लोग कर रहे होते हैं जो हमारी तरह बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अभी इतनी ज़्यादा काम नहीं होता, जिन्होंने अभी हज़ारों और लाखों डॉलर नहीं कमाए हुए होते, तो वो डीएम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ से उनको जल्दी रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आउटरीच की बात की जाए तो, ठीक है। ये आउटरीच वाला चैप्टर है, इसके अंदर मेथड यही होता है। बाकी कोल्ड डीएम्स के लिए, कोल्ड ईमेल्स के लिए, पर्सनलाइज्ड डीएम्स, पर्सनलाइज्ड ईमेल और कोल्ड कॉल्स के लिए आपके पास जो टेक्निक्स होती हैं वो सीखने के लिए अलहदा एक डिस्कशन रहेगी, अलहदा एक जो है ना पूरे सेशंस भी हो सकते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर बाद में इंशाल्लाह कभी, ठीक है। अच्छा, आउटरीच को हमने डिस्कस कर लिया कि आपने आउटरीच करना है। हाँ, आउटरीच करने के लिए आपके पास ईमेल्स, आपके पास फ़ोन नंबर, आपके पास मैसेजेस, आपके पास प्रोफाइल्स कहाँ से आएंगी, ये आप गूगल से भी ले सकते हो, आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, आप खुद सर्च करके सोशल मीडिया के ऊपर जाके वो भी कर सकते हो। अभी मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, 3-4 बातें बताएं, मेथड बताए हैं, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर लोगों के पड़े हुए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। हाँ, चलें ये बात आखिर में। अच्छा, इसके बाद क्या है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आउटरीच के बाद हम बात हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग सिखा रहे हैं उनकी पहली अप्रोच ही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती है, जिसके अंदर फाइवर, अपवर्क सबसे ऊपर है। लोगों को फाइवर, अपवर्क के बारे में बताया जाता है। ज़्यादातर अभी भी मैं समझता हूँ मोर देन 60% कम्युनिटी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हमारी, उनसे अगर आप पूछे ना कि आप क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं फाइवर करता हूँ। फाइवर क्या करते हो, फाइवर क्या होता है, फाइवर क्या करना कहलाता है यार। मैं अपवर्क करता हूँ। अपवर्क करना कुछ नहीं होता, फाइवर करना कुछ नहीं होता। आप जो काम करते हैं वो आपकी स्किल है। फाइवर, अपवर्क के ऊपर आपने क्लाइंट हंट करने जाना होता है, वहाँ पर आपने अपना क्लाइंट ढूंढने जाना होता है, ठीक है, कि कोई क्लाइंट आया वो मुझे अपनी सर्विसेज के लिए हायर कर ले, ठीक है। ये चीज़ होती है। गुरु है, guru.com, वर्कचेस्ट है, इंडीड है। इसी तरह अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पर आपके क्लाइंट बैठे होते हैं, वो आपको ही फाइंड कर रहे होते हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट यहाँ पर ओबियसली जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा खुद का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बाद बारी आती है हमारे पास पर्सनल ब्रांडिंग की, जिसके अंदर हम इनबाउंड क्लाइंट्स को भी मैंने ये इन टच दे दिया। बेसिकली इसका कंसेप्ट भी बताता हूँ। इनबाउंड क्लाइंट्स बेसिकली आपके पास वो क्लाइंट्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल, आपका कोई कमेंट, आपका किसी चीज़ के ऊपर आपने कोई केस स्टडी शेयर की हुई हो या आपकी वेबसाइट देख ली हो या कुछ भी, आपका कोई भी एक
कंटेंट वगैरह देख के उसने आपको खुद ही अप्रोच किया हो, क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया हुआ हो, इसको इनबाउंड क्लाइंट्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत सारे लोगों ने बोला यार पर्सनल ब्रांडिंग आखिर होती क्या है। बेसिकली पर्सनल ब्रांड आप खुद होते हैं, पर्सन से आप ले चले, ब्रांड होते हैं आप खुद, मतलब सिंपल है। अब पर्सनल ब्रांड बेसिकली होता क्या है, पर्सनल ब्रांड आपकी अपनी एक प्रोफाइल होती है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। कि फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पर हिशाम सरवर साहब की तस्वीर लगा दूँ तो आपको पता चलेगा कि ये हिशाम सरवर साहब है। क्यों? उनका सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने सालों अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम किया हुआ है, उन्होंने खुद को शोकेस किया हुआ है। आपके सामने जैसे उनकी तस्वीर आएगी आप समझ जाएंगे कि यस ये पर्सनल ब्रांड है और ये हमारे पाकिस्तान के नामवर जो है ना फ्रीलांसर हैं, ठीक है, एजेंसी ओनर भी, ठीक है, बहुत सारी उनके हवाले से बहुत सारी बातें हैं। अब ये पर्सनल ब्रांड बनता कैसे है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपनी एक्टिव रखना पड़ती हैं। उसके अंदर क्या क्या है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अंदर? सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इसी तरह आप स्नैपचैट और बाकी भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाजमी नहीं है कि आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करें, नहीं, आप जो है एक और भी ऐड कर देते हैं, एक्स, जो कि पहले था हमारे पास ट्विटर, ठीक है, ये भी हो गया। अब इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आपकी जो है ना फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो गई है, वहाँ से आपको रिस्पांस आना शुरू हो गया, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, और उसी ही प्रोफाइल को आप अपने अच्छे फ़ैन बेस के ऊपर लेके चले जाते हो, लाखों फॉलोअर्स, और फिर आपकी जो रीच है, आपकी पोस्ट इंगेजमेंट है, वो भी अगर इम्प्रूव हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन होता है आपके पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने के अंदर। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर आप कंटेंट एंड केस स्टडी एंड अपने इनसाइट्स शेयर करें, यूट्यूब के ऊपर अपने ट्यूटोरियल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट अपलोड करें, फेसबुक के ऊपर आप अपने जो है मीम्स टाइप, और इसके अलावा आप एजुकेशनल कंटेंट बहुत कम फिर भी पोस्ट कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर टोटल आप अपने रिजल्ट शो केस करें, और ट्विटर के ऊपर आप अपनी डिस्कशन के अंदर हिस्सा लें। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे थोड़े से भी फॉलोअर हैं तो वो मुझे जानते हैं कि ये बंदा है और इसका ये काम है, ये मेरी आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को ही ब्रांड कहते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी बनाना होती है, और आइडेंटिटी बनाने के लिए आपका खुद का सामने आना और जो आप काम करते हैं वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये दो काम करते हैं, आप खुद सामने आते हैं और जो काम आप करते हैं वो लोगों को आप दिखाते हैं, तब आपकी आइडेंटिटी बनती है, पर्सनल आइडेंटिटी और आपके वर्क की आइडेंटिटी, दोनों से आपकी ब्रांडिंग बनती है, और उसी को ही आपकी ब्रांडिंग आइडेंटिटी भी कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्सनल ब्रांड के बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग। बहुत सिंपल है, आप अपनी सर्विसेज के एड्स रन करते हो, मेटा एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, टिकटॉक एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स हैं। लिंक्डइन वैसे B2B बिजनेसेस के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप अपने अगर B2B क्लाइंट्स अगर आपके हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग करके क्लाइंट्स ले सकते हैं। बट अगर आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाने से पहले आपके पास कुछ ऐसे इनसाइट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को शो ऑफ करा के उसकी एड रन करके वहाँ से आप रिजल्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटा एड्स फॉर ई-कॉमर्स की सर्विसेज देता हूँ और मेरे पास अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, मेरे पास क्लाइंट्स का आना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास लोग आएंगे और आएंगे शायद रिस्पॉन्स ही ना करें। बट अगर मैं एक ऐड रन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 2 मिलियन की एड्स का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, और एक एड्स के अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने एक महीने के अंदर 30 मिलियन की सेल जनरेट की है, दोनों का इम्पैक्ट अलहदा रहेगा। जो 2 मिलियन वाली ऐड है उसके ऊपर जो लोग आएंगे, जो ऑडियंस आएगी, वो उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। बट जो 30 मिलियन देख के आएगी वो मुझे ही सीरियस लेगी कि इसने ये काम किया हुआ, तो इसकी एक वैल्यू है, इसके पीछे का एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से आपके पास क्लाइंट्स का आना एक अच्छा पॉइंट रहेगा। तो आपने सबसे पहले अपनी वैल्यू बनानी है। लाजमी नहीं है कि आपके पास रिजल्ट हो। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप
जो लर्निंग है उसी की जो है ना स्ट्रॉन्ग रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी क्लाइंट को अपनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग बताते हैं, एक प्रॉब्लम और उसका स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, उसका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आप उसको बताते हैं, वहाँ से भी आप क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। ये भी आपके पास अप्रोच है जिससे आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं इनबाउंड्स के अंदर, वो होते हैं कि रेफरेंस से भी आ रहे होते हैं, रेफरल्स। फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और मेरी सर्विसेज उसको अच्छी लगी हैं, ठीक है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बोलेगा कि मैंने इसे सर्विस ली हुई है। इंटरनेशनल में ये होता है, पाकिस्तान में बहुत कम, लेकिन इंटरनेशनल में ये होता है, तो बाकी क्लाइंट्स भी आपको देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को वेबसाइट बना के दी है, मैंने किसी की वीडियो एडिट करके दी है, मैंने किसी को डिज़ाइन करके दिया, मैंने किसी के ई कॉमर्स के अंदर सेल्स ला के दी हैं। ई कॉमर्स के अंदर बहुत कम होता है, बट बाकी की सर्विसेज के अंदर जो है ना ये एक अच्छा ट्रेंड है, उसके अंदर आपको रेफरल क्लाइंट्स मिलते हैं। ये जस्ट एक रोड मैप था जिसके अंदर आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा या क्लाइंट हंटिंग के अंदर आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लाइंट हंटिंग के अंदर आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट या शुरू में ही क्लाइंट हंट कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे और फिर ज़्यादा क्लाइंट की तरफ कैसे जाएंगे, उसके हवाले से अगर बात करूँ, आपके पास ये 4 तरीके हैं: आउटरीच, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, पर्सनल ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग। चारों मेथड ट्राई करो, चारों के चारों मेथड ट्राई करो शुरू के अंदर। जिस भी एक मेथड से आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, फिर आपने उसी ही एक प्रोसेस को, उसी ही एक मेथड को आपने कंटिन्यू रखना है। उससे जो है ना आपने उसी को ही आगे कंटिन्यू करना है। उससे एटलीस्ट आप मोर देन 10 क्लाइंट्स पर मंथ आप रिटेन कर रहे हो, उन 10 क्लाइंट के साथ आप मंथ्स ऑन मंथ्स वर्क कर रहे हो, ठीक है। तब फिर आप अपने बाकी जो हैं उनके ऊपर मजीद काम करें, बट शुरू के अंदर तमाम ट्राई करें, जिसके ऊपर रिजल्ट आए उसके ऊपर फोकस करें, बाकी को अभी थोड़ा सा स्किप कर दें, उसी को फोकस के अंदर लेके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स हंटिंग के ऊपर जाएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट रिटेन कर रहे हैं तो फिर आप अपनी एक टीम बनाएं। टीम के अंदर आप, अगर आपसे पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है तो आउटरीच के लिए कोई पर्सन रख लें, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए कोई पर्सन रख लें, या एडवर्टाइजिंग के लिए कोई पर्सन रख लें। इसी तरह पर्सन रखते जाएं, टीम बनाते जाएं। आप जो एक किचन इनकम से ऊपर की इनकम, जो वेल्दी इनकम है, उस तक आप इजीली पहुंच सकते हैं इस तरह से। बट अगर आप शुरू के अंदर ही चारों के चारों मेथड के अंदर ही फोकस करके बैठो कि ये कुछ भी हो मैंने सारों को सारे करना है अकेले होके, भाई बहुत मुश्किल है वो। मैं इम्पॉसिबल नहीं कहता, बट बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे, मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए। इससे पहले हम एक और टॉपिक रख रहे हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर, या कम्युनिकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, तो इससे पहले हम कम्युनिकेशन के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को जो है अगर आपने गौर से सुना है, इसकी आपने नोट्स बनाए हैं, आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, तो उसी एक ही पॉइंट को जो आपको समझ आया उसी को आगे लेके चलें। क्लाइंट्स लेना, क्लाइंट्स क्लोज करना मुश्किल नहीं है और इसके ऊपर स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।